अहमदाबाद की सड़कों पर सेना की ये गाड़ियां गुजरात के लिए राहत से पहले किसी अपशकुन की आहट की तरह हैं। 2002 के बाद पहली बार अहमदाबाद की सड़कों पर लौटी सेना की ये तस्वीरें बता रही हैं कि 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की शाम के बीच गुजरात की पुलिस ने इतना कुछ गंवा दिया है कि अब मामला उससे संभलने वाला नहीं है। दिल्ली ने भी सेना और अर्धसैनिक बलों को भेजने में जरा भी देरी नहीं की। 1 महीने से गुजरात में रैलियों का सिलसिला चल रहा है, मगर स्थिति वहां तब भी नहीं बिगड़ी। तब बिगड़ी जब 25 तारीख की रैली में लाखों की संख्या में आए। क्यों ऐसा हुआ? एक ऐसे समय में जब पूरे देश में बीजेपी का राजनीतिक नियंत्रण दिख रहा है। गुजरात तो उसके नियंत्रण की बेहतर प्रयोगशाला है, वहां क्यों सब कुछ नियंत्रण से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हार्दिक पटेल के पीछे कौन है, तो इस सवाल का अगर ठोस जवाब होता तो अब तक मिल ही गया होता। हार्दिक पटेल कहते हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है, उनके पीछे गांवों की गरीबी और पटेलों की बेरोजगारी है। अटकलों से जवाब मिलना होता तो राजनीतिक दल अभी तक दे चुके होते। इसलिए हार्दिक के पीछे कौन है की जगह फिलहाल ये देखने की जरूरत है कि हार्दिक के कारण जो गुजरात हमारे सामने है वो क्यों है, वो क्या है। मुंबई से सूरत पहुंचे हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने जब जली हुई बसों को गिनना शुरू किया तो सुबह एक ही जगह पर 14 बसें जली हुई मिली। इस पुल के नीचे क्रेन और दूध के टैंकर को फूंक दिया गया। प्रसाद काथे जब शूट कर रहे थे तब भी कुछ वाहनों से धुआं निकल ही रहा था। रात को सहमे हुए लोग इन जली हुई बसों के साथ सेल्फी लेने आ चुके थे। सूरत के कपोदरा, सरसाना थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भागाभागी चलती रही। इस सूरत में कुछ दिन पहले पटेल युवाओं की रैली में लाखों लोग आए, तब भी कोई हिंसा नहीं हुई। सूरत में पटेलों की आबादी 10 लाख बताई जाती है। यहाँ के पटेल बहुल इलाके में लड़के सड़कों पर निकल आए, बसों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाने लगे। ज्वाइंट कमिश्नर और 2 सिपाहियों को भी चोट आई। सूरत के स्कूल बुधवार को भी बंद रहे, गुरुवार को भी बंद रहेंगे। अहमदाबाद में हमारे सहयोगी राजीव पाठक और अभिषेक शर्मा ने शहर का राउंड लेना शुरू किया। दोनों जब रानीप इलाके की गुजरात स्टील ट्यूब क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो वहां देखा कि पटेलों की भीड़ रेलगाड़ी को रोककर पटरी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारे दोनों सहयोगियों के लिए पास से रिकॉर्ड करना मुश्किल था, इसलिए वे नजदीक की इमारत की छत पर जा पहुंचे। जल्दी ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तभी पुलिस की निगाह हमारे सहयोगियों पर पड़ी और उनकी तरफ भी शेलिंग होने लगी। इसके बाद अभिषेक और राजीव पहुंचे बापू नगर इलाके की मातृ छाया सोसाइटी में। यह महिला कैमरा देखते ही रोने लगी, बताने लगी कि पुलिस ने हमें पटेल समझकर खूब मारा है। पार्किंग में खड़ी सभी 25 गाड़ियां तोड़ डाली गई हैं। हमारे घरों में भी घुसकर नुकसान पहुंचाया गया है। बापू नगर पटेल बहुल इलाका है। आप जानते हैं कि यहाँ की सोसाइटियों में ज्यादातर पटेल रहते हैं। एक अपार्टमेंट में 90% तक रहते हैं। अगर दूसरी जाति के लोग रहते हैं तो वो सिर्फ अगड़ी जाति के ही हो सकते हैं। राजीव और अभिषेक को कुछ जगहों पर लोगों ने बताया कि पटेलों की सोसाइटी को पुलिस ने निशाना बनाया है। 25 तारीख की शाम जब जीएमडीसी मैदान से पटेल नौजवानों का हुजूम लौट चुका था, तब वहां अनशन पर बैठे 700-800 लड़कों को भगाने के लिए पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया, लाठी चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने लड़कों को पीटा ही, आम लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। मीडिया की टीम पर भी लाठी बरसाई गई, पत्रकारों को भी मारा गया। पुलिस की कार्रवाई का फैसला सरकार के स्तर पर था या राजनीतिक स्तर पर, अब कोई नहीं बता रहा है। हिंसा तो तब भी नहीं भड़की जब गुजरात की मुख्यमंत्री ने जीएमडीसी ग्राउंड जाकर पाटीदारों का ज्ञापन लेने से मना कर दिया। साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा के कारण पटेलों को आरक्षण देना संभव नहीं है। पुलिस की कार्रवाई होते ही आधे घंटे के भीतर अहमदाबाद के पटेल बहुल इलाकों में हिंसा भड़क गई। रामोल, निकोल, बापू नगर, नारायणपुरा, ओढ़व, कृष्णानगर, घाटलोडिया में कर्फ्यू लगा दिया गया। पटेलों और पुलिस के बीच टकराव की खबर आने लगी। बीजेपी नेता गोवर्धन जड़ाफिया ने भी कहा कि पुलिस बिना किसी कसूर के कई लोगों को बापू नगर से उठा ले गई है। हार्दिक पटेल ने बुधवार को गुजरात बंद का ऐलान किया तो सरकार ने इंटरनेट और व्हाट्सएप बंद कर दिया। अब हमारे राजनीतिक दलों को ठीक ठीक पता है कि व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने का काम कितना असरदार होता है। कुल मिलाकर बुधवार को गुजरात शांत तो रहा, लेकिन बनासकांठा में पुलिस की फायरिंग में 2 नौजवानों की मौत हो गई। उधर अहमदाबाद में मंगलवार शाम हुई पुलिस कार्रवाई में घायल 5 नौजवानों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत शांति की अपील की और कहा कि हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर और बातचीत से ही समाधान खोजना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने फिर से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उनके निवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के गृह मंत्री का घर भी 25 तारीख की रात जलाने का प्रयास किया गया।
हार्दिक पटेल ने भी शांति की अपील की है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कोई बयान नहीं आया है। इस बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब हम आज जानने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि पटेलों की ये लड़ाई आरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण को ही खत्म करने के लिए है। पाटीदारों ने ऐसे बयान भी दिए हैं कि ओबीसी में जगह नहीं मिलेगी तो आरक्षण व्यवस्था ही खत्म कर देनी चाहिए। जीएमडीसी मैदान में नौजवान पटेलों की भीड़ को देखते हुए, लाखों की भीड़ को देखते हुए सोशल मीडिया में गुजरात के बाहर के नौजवान आरक्षण के खिलाफ लिखने बोलने लगे। आरक्षण विरोधी सवर्ण युवाओं को लगा कि पटेलों की रैली के बहाने फिर से मौका आया है कि आरक्षण के खिलाफ बात की जाए। संविधान सभा से लेकर आज तक आरक्षण के खिलाफ दी जाने वाली मेरिट और बराबरी की दलीलें नहीं बदली हैं। समस्या यह है कि आरक्षण विरोधी नौजवान जिन राजनीतिक दलों से उम्मीद करते हैं, जिन नेताओं को किसी लोहा का बना मानते हैं, उनमें साहस ही नहीं है कि वे आरक्षण के सवाल पर नए तरीके से सोचने का प्रस्ताव तक कर सके। सिर्फ इतना कहने से कि वे नए तरीके से सोचना चाहते हैं, उनका राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा ये दोनों दल, जिसे आप कांग्रेस और बीजेपी के नाम से जानते हैं, 15-20 सालों से अपने घोषणा पत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात तो करते हैं, मगर सरकार में आते ही इन्हें चुप्पी मार जाती है। यहां तक कि गुजरात के मसले पर बात करने के लिए गुजरात और कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रवक्ता तक नहीं भेजे। यह बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा फेसबुक और ट्विटर के कमेंट पढ़कर राजनीति नहीं करती है। सोशल मीडिया के आरक्षण विरोधियों को भले लगता हो कि वे इन दोनों दलों को चलाते हैं। दूसरी तरफ इन आवाजों से दलित और ओबीसी समाज सतर्क होने लगा है। गुजरात का दलित तो अभी चुप है, मगर ओबीसी ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। समस्या यह है कि पटेलों के साथ साथ क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण और रघुवंशी भी ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। गुजरात में जगह जगह पर हो रही इनकी रैलियों से भी ओबीसी समुदाय ज्यादा आशंकित हुआ है। रविवार को वडोदरा के 60 गांवों से आए क्षत्रियों ने भी आरक्षण की मांग को लेकर 3 सितंबर के दिन रैली करने का प्रस्ताव किया है। करीब 5000 की संख्या में क्षत्रिय राजपूतों ने गोधरा में एक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजपूतों की इस रैली में पंचमहल, महिसागर और दाहोद से लोग जमा हुए। ब्राह्मण समाज और रघुवंशी समाज ने भी आरक्षण की मांग को लेकर सौराष्ट्र के अमरेली में रैली निकाली है। इस रैली में 30,000 के करीब लोगों के शामिल होने की खबर है और यहां भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इन रैलियों के जवाब में 23 अगस्त को अहमदाबाद में ठाकुर समाज ने, जो ओबीसी समाज है, एक रैली कर दी। ठाकुर समाज भी पटेलों की तरह आर्थिक और राजनीतिक रूप से बलशाली माना जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण एक लोकप्रिय और कारगर मॉडल हो गया है। अगर गुजरात में कोई विकास का मॉडल है या था, तो वहां मेरिट और बराबरी के लिए तो सबसे अधिक मौके होने चाहिए थे। वहां के नौजवान आरक्षण के लिए क्यों मजबूर हुए? ठीक है, पटेल समुदाय ने गुजरात और विदेशों में अपनी आर्थिक कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक ताकत मिली है। अब वही समाज जो सबसे समृद्ध माना जाता है, आरक्षण की मांग कर रहा है। जो सबसे अमीर माना गया वो आरक्षण मांगे, तो सवाल आरक्षण को लेकर होना चाहिए या उस अमीरी की हकीकत को लेकर? तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, संस्थापक स्वराज अभियान के। अल्पेश ठाकुर जी हैं, संयोजक हैं आप क्षत्रिय ठाकुर सेना के। राजीव पाठक हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं एनडीटीवी अहमदाबाद के। चेतन भाई पटेल जी हैं, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, अनामत आरक्षण को कहते हैं। पार्थिव शाह जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आप निदेशक हैं सेंटर फॉर मीडिया एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के। आप गुजरात के बारे में जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। योगेंद्र जी, आप राजनीति शास्त्री भी रहे हैं। मैं आपके पास ही आना चाहता हूं कि जो समुदाय एक 80 के दशक में आरक्षण विरोधी समुदाय के रूप में देखा जाता है, 21वीं सदी के दौर में जब लगा कि राजनीति और खासकर नरेंद्र मोदी के उभार के बाद कि जात पात और से ऊपर उठकर किसी राष्ट्रीय एकता में बंधती हुई, गूंजती हुई नजर आ रही है, उसी गुजरात से पटेल समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, किसी की शरारत हो सकती है, या आप किसी और नजर से इसे देखना चाहते हैं? रविश, इसका विश्लेषण करने से पहले एक बुनियादी बात हमें दर्ज करनी चाहिए। चाहे ये स्टंट हो, चाहे ये राजनीति द्वारा प्रेरित हो, चाहे ये सही हो या गलत हो, इस देश में प्रदर्शन का और अपनी मांग मानने का एक बुनियादी अधिकार है।
और जो कुछ हमें मीडिया से पता लगा है, कल की उस रैली के अंदर जो लोग थे वो आक्रामक नहीं थे। भाषा जो भी हो, हिंसा उनकी तरफ से शुरू नहीं हुई थी। ये सारा कुछ तब शुरू हुआ जब पुलिस ने अंत में उसके ऊपर एक तरह से हमला बोला, उसको अरेस्ट किया और लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है इस देश के अंदर। और आप देखिए, उस राज्य के गवर्नर कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा आज ये अखबार में, राज्य के गवर्नर कहते हैं कि अहमदाबाद के अंदर हॉल के अंदर कोई मीटिंग नहीं हो सकती जहां सरकार की आलोचना हो। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी लोकतांत्रिक हकों का हनन है, जिसके लिए गुजरात की सरकार, प्रशासन, पुलिस को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। पहली ये चीज। दूसरा, आपने जिस विडंबना की तरफ ध्यान दिलाया, वो विडंबना केवल गुजरात में नहीं है। आप देखिए, चारों तरफ ये हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाट, और गुजरात के अंदर पाटीदार। वो सब किसान समुदाय जो अपेक्षाकृत संपन्न माने जाते हैं, अमीर जैसा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इनके लिए, लेकिन गांव के अंदर अपेक्षाकृत ऊपरी तबका है ये, वो आज अपने लिए ओबीसी आरक्षण मांग रहे हैं, जो कि जाहिर है अटपटा लगता है। लेकिन उससे ये निष्कर्ष निकाल लेना कि इन्हें किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है और बेकार की चीज को तूल दिया जा रहा है, वो सच नहीं है। हो ये रहा है रवीश कि इनकी एक सच्ची समस्या है, लेकिन समाधान गलत निकल रहा है। समस्या ये है कि ये सारे के सारे कृषक समुदाय हैं, ज्यादातर गांव में रहते हैं, और इस वक्त खेती किसानी का संकट इतना भारी है, चाहे वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में, पूरे देश भर के अंदर खेती से आपको ऐसी आमदनी नहीं हो सकती जिससे आप मध्यम वर्ग तो छोड़िए, थोड़ा सा भी आप एक डिग्निटी की जिंदगी जी सकें, इज्जत का जीवन जी सकें, वो हासिल नहीं होता है। और इसलिए इनके अंदर एक छटपटाहट है, खेती का संकट है जिसका कोई समाधान नहीं है। गांव का जो परिवार, चाहे वो पाटीदार हो, कोई भी हो जी। हाँ, पर मेरा यही एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि खेती में सिर्फ पटेल हैं। और आपने संपन्नता की बात की, लेकिन उस समाज का एक बड़ा हिस्सा अमीर तो है। वो मेडिसिन स्क्वायर में दिखता है, अमेरिका में दिखता है, हीरा की कंपनियों में दिखता है, और गुजरात के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनके मालिक ज्यादातर वही हैं, रियल एस्टेट के हैं। तो वो हम इनकार नहीं कर सकते, बिना आरक्षण के मुख्यमंत्री उनकी जाति के हैं। एक पहलू ये है, और दूसरी जातियां भी तो हैं, मतलब जो खेती करती हैं वो भी प्रभावित हुई होंगी इस संकट से, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और यूपी में भी। तो वो भी आरक्षण की मांग करती, या वो भी दूसरे तरीके से इतना उग्र आंदोलन के रास्ते पकड़ती, पर तो नजर तो नहीं आता सर। रवीश भाई, ये जो संकट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो पूरे खेती का संकट है, सब लोग प्रभावित हैं। लेकिन याद रखिए कि जो खेती वाले समुदाय हैं, उनमें से अब यही चंद इनी गुनी जातियां बची हैं जिनको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता, बाकी सबको तो मिल रहा है आरक्षण। तो एक जो सही समस्या है कि खेती में आमदनी नहीं है, और अगर घर के अंदर कोई नौकरी करने वाला है तब तो बचत है, नहीं तो खाली खेती पे निर्भर करके कोई अपना सर ऊपर उठा के जी नहीं सकता गांव में। अब ऐसा देख के इन समुदाय के लोगों को ये भ्रम हुआ है कि समस्या का समाधान आरक्षण से हो जाएगा। आरक्षण से कोई समाधान नहीं होगा इस समस्या का, क्योंकि असली समस्या है कृषि का संकट। कृषि को आपको ठीक करना होगा, कृषि को रेम्यूनरेटिव बनाना होगा, और ये जो चीज हो रही है, इससे तो ये जो कृषि के किसान समुदाय हैं आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। रही बात ये पाटीदार और ये बहुत अमीर होने के, दरअसल इन तीनों समुदायों के बारे में ये सच है, जो मराठा हैं उनमें से कुछ बहुत संपन्न है, लेकिन बहुत बड़ा तबका है जो साधारण गरीब किसान है। ये बात पाटीदार के बारे में भी लागू होती है। काफी बड़ा तबका जो गांव के अंदर आज भी है, वो साधारण किसान है, किसान के सब दुख सुख झेल रहा है। और ये बात जाट पे भी लागू होती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट पे, जो खेती पे निर्भर है, उसकी स्थिति एक साधारण किसान से कतई बेहतर नहीं है। हमें दिखते उसके शहर के कुछ लोग हैं, हकीकत कुछ और है उसकी।